केशव पंडित इंसाफ का एक रक्षक। केशव पंडित ने किसी कॉलेज में भले ही कानून की पढ़ाई ना की हो, लेकिन 10 साल तक जेल में रहते हुए कानून की हर बारीकी को अच्छे से जाना और परखा है। अरे वाह, आज पहली बार अपने मोहल्ले में रहने वाले की किसी की तस्वीर छपी है इस अखबार में। अरे ये तो हमारे केशव भैया है। का फोटो छपी है यार, एकदम हीरो लग रहे हैं, हीरो। अरे तुम कौन हो भैया? हमको नहीं जानते? नहीं। अरे हम हैं मंगल सिंह। अगर केशव भैया हमारा केस उनके हाथ में नहीं लेते ना, तो इतने बड़े अखबार में उनके फोटो थोड़ी ना छपती। अच्छा। ओहो, तो तुम मंगल सिंह हो? अरे भैया, कल भी देख रहे हैं तुमको हम यहाँ पे। अरे देखे हैं और आगे भी देखेंगे। तो क्या है ना कि हमने अपना नाम उनकी टीम में लिखवा दिया। अच्छा। हाँ, पहले तो केशव भैया बिल्कुल नहीं मान रहे थे। नहीं। पर बाद में जब हमने धमकी दी कि हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तब उनको मानना ही पड़ा। अच्छा। अब हम उनका राइट हैंड बन चुके हैं। हाँ। अगर कोई काम होगा ना आप लोग को, तो हमको बता ही देना। समझ रहे हैं? हाँ, बताएं। पेपर लेके जा रहे हैं जयराम जी। जयराम जी। जयराम जी की भैया राइट हैंड बने हैं। मिसेस डिसूजा की मौत सिर पे गोली लगने के तुरंत बाद हो गई थी और जख्म को देखने के बाद यह कहना मुश्किल नहीं था कि गोली काफी करीब से मारी गई होगी। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम किरण शर्मा को मिसेस डिसूजा के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। मंगल, तेरी गाड़ी कब ठीक होगी यार? कितना टाइम हो गया? केशव प्लीज, हाँ इसे गाड़ी मत कहो। ये तो 4 पहियों पे टिकी हुई एक खंडर है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस खटारे के भरोसे रहेंगे ना तो हमें रात भर घर से बाहर ही रहना होगा। काश तुम अपनी बाइक ले आते, तब घर भी पहुंच जाती। खटारा है खटारा। हाँ हाँ भैया, जिनको केशव भैया की बुलेट की हवा लग गई वो हमारी गाड़ी को तो खटारा ही बोलेंगे ना। साफ साफ काहे नहीं कहते कि केशव भैया के साथ बैठ के घर जाना है। केशव भैया, एक नया केस, आपसे कोई मिलने आया है। जी कहिए। पढ़ा आपके बारे में, बात करनी है आपसे। कहिए, क्या बात करनी? खून किया है मैंने, परफेक्ट मर्डर, ना गवाह ना सबूत। अब आपका काम मेरे खिलाफ सबूत ढूंढना और सजा दिलवाना मुझे, समझ रहे हैं ना? केशव, ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कानून अंधा होता है, सुना था, पर आज देख भी लिया। कोर्ट में खूब चिल्लाया चीखा, नहीं सुना किसी ने। अब आपका काम फांसी दिलाना मुझे। वाह भैया वाह, आपकी बातें तो जलेबी की तरह सीधी है। बस एक बात हमको समझ में नहीं आई, खुदकुशी करनी थी तो खुद ही कर लेते। हमरे केशव भैया के पास काहे आए हो? मकसद जान देना नहीं, बचाना है किसी बेगुनाह की, जिससे मेरी जगह फांसी होने वाली है। क्या रिश्ता है आपका उस बेगुनाह से? बीवी है मेरी, बीवी है मेरी, नाम किरण। इसलिए सब लोग कहते हैं कि उसका गुनाह मैं अपने सिर ले रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि ये खून मैंने ही किया है। ना सबूत छोड़े ना गवाह। खून करते समय हर काम इतनी सफाई से किया कि अब खुद के लिए सबूत ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है मुझे। हर खूनी यही समझता है कि उसने कोई भी सबूत, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन वो अक्सर भूल जाता है कि कानून के हाथ उसकी सोच से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। तुमने भी कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। शुरू से बताओ, खून किसका, क्यों, कब, कहां और कैसे हुआ? याद रहे, कोई भी छोटी सी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। शुरुआत मिसेस डिसूजा की पार्टी से हुई। ना हम वहां जाते ना ये सब होता। मिस्टर डिसूजा की सेक्रेटरी अलका अच्छी दोस्त थी मेरी बीवी की। उसी के जरिए मिसेस डिसूजा से हमारी जान पहचान बढ़ी। अरे आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ऑफिस के कपड़ों में ही आ गए? ओह, घर जाके सूट बूट पहनने का टाइम नहीं मिला होगा ना? वो दरअसल
कॉलेज में आज काम ज्यादा था, इसलिए हम लोग सीधा ही आ गए। क्या भाई साहब, भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत बीवी दी है और आप है कि काम से आपका ध्यान हटता ही नहीं। और एक इन्हें देखिए, इतना मना किया मैंने कि फिजूल खर्ची ना करें, लेकिन नहीं, मेरे लिए ये 50 लाख का नेकलेस ले आए। और मैं कुछ कहूँ तो कहते हैं तुमसे कीमती थोड़ी ना है। वैसे कैसा है? जी बहुत अच्छा। वैसे मार्केट में वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत फैशन में है, वही ले देते अपनी बीवी के लिए। कौन सा किसी पता चलना था। दरअसल मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है, और ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि कभी इन सब चीज़ों की कमी महसूस ही नहीं हुई। ओह हाउ स्वीट। देखा भाई साहब, कितनी सफाई से आपकी बीवी ने आपकी सारी बातों पर पर्दा डाल दिया। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें ना भाई साहब को समझाना चाहिए। अब ये कॉलेज की प्रोफेसरी में रखा ही क्या है? अरे इससे ज्यादा तनख्वाह तो वो हमारे जैकी का ट्रेनर ले जाता है। यू नो ना वो जैकी, माय डॉगी। चलिए यहाँ से। अरे अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, अभी कहाँ जा रही हो? मिसेस डिसूजा, हम यहाँ आपसे मिलने आए थे, अपनी इंसल्ट कराने नहीं। What has she done? तुम जानती हो ये ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है? तुम्हारा ये पति 2 साल भी एक्स्ट्रा ट्यूशन देता रहा ना, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को इस पार्टी में बुलाया। चलिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी। अब पार्टी में आई हो तो ड्रिंक तो लेकर जाओ। उस वक्त उसकी आंखों का एक एक आंसू मेरे दिल में शूल की तरह चुभ रहा था। जिस बीवी को मैंने ऊंची आवाज में आज तक डांटा तक नहीं था, भरी पार्टी में सबके सामने उसे जलील किया जा रहा था। उसकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी तो चाह रहा था कि उसके हाथों से वही कांच का गिलास तोड़कर उसके सीने में घुसेड़ दूं, लेकिन किसी तरह अपने आप पर मैंने काबू किया और चुपचाप वहां से निकल गया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मिसेस डिसूजा ने पहली बार बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर चला गया। किरण ने अपने आप को संभालते हुए मुझे सब कुछ भुलाने के लिए जरूर कहा, लेकिन मिसेस डिसूजा का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। और उसी वक्त मैंने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। तभी मैं चैन से सो सकता था। जिस नेकलेस के गुरूर में मिसेस डिसूजा ने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी, अब उस हार को चुरा के मेरी बीवी के गले में डालना मेरा मकसद बन गया था। So I planned a perfect crime act. मुझे नकली नेकलेस बनवाना हीरो का बन जाएगा ना? मैंने ठीक वैसा ही नेकलेस बनवाया कि सामने रखकर भी कोई असली नकली में फर्क ना कर सके, पर किरण के लिए नहीं, मिसेस डिसूजा के लिए। प्लान था तो जोखिम भरा, लेकिन मैंने पूरी तरह से सोच समझ के बनाया था। मैंने मिसेस डिसूजा का मर्डर ऐसे प्लान किया कि वो एक आत्महत्या से ज्यादा कुछ ना लगे। मर्डर से पहले मुझे उस नेकलेस को बदलना था, ताकि किसी को शक ना हो कि मर्डर नेकलेस की वजह से किया गया। मुझे लगा कि मामला ठंडा होने के बाद मैं वही नेकलेस किरण को गिफ्ट कर दूंगा। अब मैंने अपने प्लान को ठोस तरीके से अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। मर्डर कब, कहां और कैसे करना है, इसके लिए मैंने मिसेस डिसूजा पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर दिया।
मैंने नोटिस किया कि मिसेस डिसूजा को रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सोने की आदत थी और इस दौरान उसके कमरे के आसपास किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। अपना मकसद पूरा करने के लिए यही वक्त मुझे सबसे ज्यादा ठीक लगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने एक अच्छा सा दिन भी चुन लिया। 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। किरण को गिफ्ट देने का इससे अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता था। अब बस मुझे यही साबित करना था कि कत्ल के वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था। मैंने नवरंग मल्टीप्लेक्स से एक फ्लॉप फिल्म की 2 टिकट्स खरीदी, एक 3 से 6 बजे वाले शो की और दूसरी 6 से 9 बजे वाले शो की। What? एक तो पिटी हुई फिल्म, ऊपर से उसके 2-2 टिकट्स। ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था उसमें? क्योंकि ऐसी फिल्मों में पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसी फिल्मों में क्राउड भी बहुत कम आता है। ऐसे में इनको थिएटर के अंदर और बाहर जाते हुए कोई नहीं देख सकता था। 3 बजे की टिकट खून से पहले थिएटर के अंदर जाने के लिए और 6 बजे की टिकट खून के बाद थिएटर के अंदर जाने के लिए। उसके बाद क्या? नकली नेकलेस अपनी जेब में डाल के 2:20 पर मैं अपने घर से बाहर निकला। सर आपके पैसे। हाँ भाई, पैसे वापस लेने तो हमें भूल ही गए। लाइए वापस दीजिए पैसा। सर आप कमाल कर रहे हैं, आपने पैसे दिए ही नहीं और आप वापस मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अभी 1000 का नोट तुम्हारे बाप ने दिया क्या? देखिए बदतमीजी से बात मत कीजिए। क्या कर लेगा तू? बेवजह मारा गया वो चांटा नहीं था, बल्कि मेरे वहां होने का पक्का सबूत था। वो दुकानदार शायद ही कभी मेरा चेहरा भूल पाए। और लाइट्स बंद होते ही मैं एग्जिट गेट से चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने कार में ही कपड़े बदले और फौरन डिसूजा हाउस के लिए निकल पड़ा। मैंने कार मिस्टर डिसूजा के घर से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले ही पार्क कर दी और वहां से मंकी कैप पहन के जॉगिंग करता हुआ निकल गया। जैसे ही सही मौका हाथ लगा, चुपके से घर के अंदर घुस गया। बड़ी सफाई से बेडरूम में एंटर किया, बगैर किसी हट के। अपनी गन निकाली और उस पे साइलेंसर लगाया। फिर 6 इंच की दूरी से मैंने उसके माथे में गोली दाग दी और रिवॉल्वर उसके हाथ में थमा दी ताकि एक आत्महत्या का केस लगे। उसके बाद मैंने असली हार की जगह नकली हार रख दिया और वहां से फटाफट निकल गया। ना उंगलियों के निशान, ना गोली चलने की आवाज और ना ही किसी ने मुझे देखा। परफेक्ट मर्डर। और बचे हुए सबूत भी जला के खाक कर दिए। और फिर किरण की नजरों से खुद को बचाते हुए मैं अपने घर में घुसा और नेकलेस को ड्रॉ में रख के वहां से चुपचाप निकल गया। 6 बजे मैं वापस थिएटर में आ गया और चुपचाप बैठकर फिल्म देखने लगा। थोड़ी देर में फिल्म खत्म हो गई और लोगों ने जाना शुरू कर दिया। इंसान एक बार मार खाकर भूल भी जाए, पर मारने वाला अगर माफी मांग ले तो वो इंसान उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। और इसलिए फिर से जाकर मैं उस पॉपकॉर्न वाले से मिला। आई एम सॉरी भाई, गलती हो गई। वो अंदर माथा थोड़ा खटका हुआ था ना, तो वो हो सकता है मुझसे गलती हो गई। पैसे मैं देखो देता हूँ, हो सकता है पैसे नहीं दिए हो ना। ये लो, ये रखो, ये ज़्यादा है रखो। 6:30 बजे के करीब मैं वापस अपने घर पहुंचा। किरण! लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि किरण घर पर नहीं थी। पता नहीं क्यों उसको घर पर ना पाकर मेरा मन बेचैन हुआ।
चेक करने के लिए मैंने ड्रॉ खोला, वो नेकलेस भी वहां नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, फोन की घंटी बजी। हेलो। पुलिस ने मुझे तुरंत मिसेस डिसूजा के घर बुलाया था। मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई कि कहीं मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन इससे बच के निकलना शक पैदा कर देता, इसलिए मैं सीधा वहां पहुंच गया। वहां का माहौल देख के मेरा माथा घूम गया। किरण के हाथों में हथकड़ी थी। पुलिस ने उसे मौका वारदात से गिरफ्तार किया था। मर्डर वेपन और असली नेकलेस पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि किरण ने गुनाह कबूल कर लिया था। किरण, मैं जानता हूँ ये खून तुमने नहीं किया। किरण वहां पहुंची कैसे? बीवी से अच्छी जासूसी कोई नहीं कर सकता। उसने इसे घर से निकलते हुए देख लिया होगा। उसके बाद उसने ड्रॉयर भी चेक किया। ओह माय गॉड, ये हार तो मिसेस डिसूजा का है। कहीं महेश ने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? मुझे मिसेस डिसूजा के घर जाना पड़ेगा। वहां जाके उसने देखा कि मिसेस डिसूजा का कत्ल हो चुका है। बस सारी बात उनके समझ में आ गई होगी और फिर अपने पति को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे लेने का फैसला कर लिया। उसने इल्जाम अपने सर तो ले लिया, मुझे तो बचा लिया, लेकिन मुझे एक ऐसी जिंदगी दे दी जो मेरे लिए नरक थी। आप मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचा दीजिए और एक बेगुनाह की जिंदगी बचा लीजिए आप। देखिए, अगर ये बात सच निकली तो इस सच को साबित करने के लिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे आपकी पत्नी से मिलना होगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, किसी से नहीं मिलना चाहती है वो, मुझसे भी नहीं। उससे मिलना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही केशव पंडित की पहचान है। आप इस नेकलेस और इस आदमी के बारे में क्या जानते हैं? मैडम, इन साहब ने ही तो ये नेकलेस बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन इनकी पत्नी ने अदालत में कहा कि उन्होंने अपने पति को मेरे पास भेजा था। अब अंदर की बात क्या है ये मैं कैसे जान सकता हूँ मैडम? थैंक यू। बड़ा ही अजीब आदमी था साहब। पहले तो फिल्म शुरू होने से पहले बेवजह आके मुझसे लड़ाई कर ली और जैसे फिल्म खत्म हुई फिर आगे मुझसे माफी भी मांग ली। केशव भैया, हमें तो लग रहा महेश यहीं पे था। वो अपनी बीवी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है? कभी कभी जो लगता है वो सच नहीं होता। सच को पूरी तरह जानने के लिए हमें उस आदमी से मिलना होगा जिसने महेश को वो बिना लाइसेंस वाली बंदूक बेची थी। अगर बबलू ने बिना लाइसेंस की बंदूक महेश को अगर दी भी है तो ये बात तो काहे मानेगा? अरे खुद ही के हाथों में हथकड़ी थोड़ी ना लगवाएगा वो, है कि नहीं केशव भैया? साम दाम दंड भेद, जब इसका इस्तेमाल होता है तो सारे भेद अपने आप खुल जाते। सिर्फ इतना जानना होता है कि किसका इस्तेमाल कब करें। हेलो, करनालगंज पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर धीरज सिंह स्पीकिंग। गैर कानूनी हथियार बेचने वाला एक आदमी रात 9 बजे मीना बाजार आ रहा है। अगर उसे गिरफ्तार करना हो तो देर मत कीजिए। लेकिन तुम हो कौन? एक आम आदमी जिसका कानून के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। रात 9 बजे मीना बाजार।
हेलो 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 अभिलाल गाड़ी निकालो। दुकान के अंदर ही हो। सायरा तुम दोनों यहीं रहो। ये बबलू कौन है भैया? मैं ही बबलू। भंडारी ने भेजा, पटाखे चाहिए। तुम भंडारी को कैसे जानते? हम दोनों साथ में तिहाड़ जेल में थे, इसलिए। ठीक है, जल्दी करो। चलो, सेकेंड, थर्ड। देखने में तो देसी रिवॉल्वर है, लेकिन 12 बोर की विदेशी को भी मात देती है। इसका एक एक पेच मैंने अपने हाथों से कसा है। ऐन मौके पे धोखा तो नहीं देगा? विश्वास नहीं होता? अरे देखना चाहते हो? विश्वास? अरे पूरा विश्वास है। इसको नीचे कर दीजिए। कारतूस नहीं है, कारतूस नहीं है भाई। हाँ? ये रहा कारतूस। ये कारतूस देख लो, चमाचम। ठीक है? अच्छा। अरे साहब, हमारे यहाँ की चाय बड़ी अच्छी है। या ठंडा? अरे छोटू, चाय या ठंडा? पकड़ो पैर, पकड़ो पैर। अरे ये वो हथियारों का सप्लायर साहब। वेल डन, वेल डन। वैसे तुम लोगों को पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मंगल सिंह। और तुम्हारा नाम क्या है? केशव पंडित। केशव पंडित। ले चलो इसे। अच्छा, तो ये तो तेरा किया था। याद रखना, 3 साल के लिए अंदर चला जाऊंगा, पर अदालत में कभी नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने तुझे बेची थी। तेरी वाइफ को तो फांसी लगवाऊंगा ही साले। बाहर आने के बाद तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी को फंसाएगा तू? मेरी बीवी को फंसाएगा तू? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। ले चलो इसे। केशव, ये तुम्हारे तीरथ अंकल ही है ना? तो फिर तुमने उन्हें अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो पहले मुझे हथकड़ी पहनाएंगे, उसके बाद मुझसे। महेश जी, आपके घर की चाय मिलेगी? मैं देखना चाहता हूँ कि आपके गुस्से की तरह आपके घर की चाय भी कड़क है। आखिर हमको कोई ये बताएगा केशव भैया कि हम यहाँ पे ढूंढ क्या रहे हैं? कोई भी चीज जो शक के दायरे में आती हो, जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद मिल सके। ओह, फिर तो इन चाकुओं को हमको कब्जे में कर लेना चाहिए। अरे मंगल, तू पागल है क्या? मटर गोली लगने से हुआ था, चाकू से नहीं, समझा? जानते, पर सोच के देखिए, हो भी तो सकता था, हैं? क्यों केशव भैया? मंगल। अच्छा सुनो सायरा, इसे अपने बैग में डालो। कुछ मिला? नहीं। चलो चलते हैं। चाय। फिलहाल हम चलते हैं। हाँ, पर बनाई थी चाय, पी के जाते हैं। इस बार नहीं, उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आएंगे तो भाभी की हाथ की चाय नसीब होगी। चलें। सारी मेहनत बेकार गई। ये मसाले वाली चाय तो सिर्फ केशव को नहीं तो बनाई थी। अरे सुनो भाई, कौन हो? हम आप ही से मिलने आ रहे थे सर। अरे तुम वही हो ना जिसने बबलू को गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद की थी? जी हाँ सर, अब हमें आपकी मदद की जरूरत है।
मैं थाने का काम थाने में ही करता हूँ, घर पे नहीं। सुबह थाने पे मिलना। सर, सुबह के इंतजार में ऐसा ना हो कि किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। सोच लीजिए। कहो क्या बात है? केस रीओपन कराने का मतलब समझते हो? मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। अभी तक सिर्फ एक ही गवाह है, बबलू। चलो मान लिया कि मैं लॉकअप में उसका मुंह खुलवाकर ये साबित भी कर देता हूँ कि उसी ने महेश को पिस्तौल बेची थी, लेकिन इससे ये साबित कैसे होगा कि गोली महेश ने चलाई थी? है सर, एक सबूत और है। ये दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शन मुझे महेश के घर से मिली। यहाँ आने से पहले मैं उसके साइकियाट्रिस्ट से मिल के आया हूँ। उसके साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि महेश को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो अपने पत्नी के लिए बहुत पॉजेसिव भी है। अगर उसकी पत्नी किरण को कोई अनाप शनाप कुछ कह दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर का कहना है कि महेश पागलपन में किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकता है। उसकी डॉक्टर ने हमें यह भी बताया कि महेश अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था, इसलिए किरण उसके खाने पीने के सामान में दवाइयां डाल डाल के उसे खिलाती थी। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मिसेस डिसूजा के घर का सर्च वारंट निकालें और उनके घर की तलाशी लेने में हमारी मदद करें, क्योंकि अगर मर्डर वाले दिन महेश वहां पे था तो उसकी मौजूदगी का सबूत हमें उन्हीं के घर पर मिला। देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून किसने किया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर मेरा बस चले ना तो मैं महेश और किरण दोनों को फांसी पे चढ़ा दूँ। इट्स रियली वेरी कंफ्यूजिंग मिस्टर पंडित। उस वक्त मैं ऑफिस में था, इसलिए मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल हुआ कि खून किसने किया है, और मैं तो उन दोनों में से किसी को ठीक से जानता भी नहीं। आप कांच और सर्वेंट से पूछताछ क्यों नहीं करते? Maybe that would be useful. किरण मेरी दोस्त थी, इसलिए जैस्मिन मैम की भी उससे बातचीत थी। लेकिन जहाँ तक मैं किरण को जानती हूँ, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। और महेश, आई रियली डोंट नो अबाउट हिम। उसे मैं अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। तुमने उस पागल की बातों में आके केस रीओपन तो करवा दिया केशव, लेकिन इस तरह तुम कानून की मदद नहीं बल्कि उसका वक्त बर्बाद कर रहे हो। हमने इस घर की गटर तक छान मारी, लेकिन कुछ हो तो मिले ना। देखो केशव, अब इस केस में कुछ नहीं रखा है, भूल जाओ इसे। क्या हुआ केशव, क्या सोच रहे हो? महेश ने घर के अंदर कोई लापरवाही नहीं की। उसने कहा था ना, वो अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर पार्क किया था उसने। हाँ। चलो वहीं चलते, शायद कोई सुराग मिले। जी, वन वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट। कहा है ना कि हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है, कहीं से सर दर्द की अगर दवाई मिल जाए ना तो। मंगल, तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था ना, अब छोटा सा काम कर लिया और हो गई छुट्टी। चल आगे वहाँ दवाई की दुकान है, तेरे लिए दवाई लेते हैं। मर्डर वाले दिन महेश ने अपनी गाड़ी यहीं कहीं पार्क करी थी। उसके बाद वो यहाँ से पैदल गया था। हमें यहीं कहीं क्लू ढूंढना चाहिए। मंगल, दवाई की दुकान। अरे दवाई की दुकान, हम क्यों ना अपने लिए एक कैमरा ले लें, आगे की इन्वेस्टिगेशंस में काम आ सकता है ना। जाओ पूछो कितने का। एक अच्छी सरदर्द की दवाई दे दीजिए पंडित। यस सर।
सायरा, इधर आना। ये सीसीटीवी कैमरा है। हाँ। अगर मर्डर वाले दिन महेश यहाँ पे आया था तो इस कैमरा ने रिकॉर्ड जरूर किया। मिसेस डिसूजा का भी घर यहीं है। बात तो सही है। भैया, मुझे 14 फरवरी की सीसीटीवी कैमरा की टेप चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सर ये अलाउड नहीं है सर। सेठ बाजू वाले शॉप में ही है। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये साथ वाली दुकान आपकी है? जी। मुझे उस दुकान की भी टेप चाहिए। सर सेठ 5 बजे के बाद चले जाते हैं। अगर आप उसके थोड़ी देर बाद आओ तो मैं आपको टेप दे सकता हूँ। मंगल, तुम्हारा काम हो गया? हाँ, हमारा हो गया जी, ले लिया। चलो, हमें 5 बजे फिर से यहाँ आना है। चलो। जज साहब, महेश के घर से मिली इन दवाइयों से साफ जाहिर होता है कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जज साहब, इस बीमारी में इंसान इतना पॉसेसिव हो जाता है कि उसको अपने सोचने और समझने की ताकत में कंट्रोल नहीं रहता। और महेश अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। जैसे ही मिसेस डिसूजा ने भरी पार्टी में किरण को बेइज्जत किया, उसे बुरा भला कहा, महेश से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो उसका बदला लेके रहेगा। उसे मौका मिला, उसने खून कर दिया। और जज साहब, बबलू ने भी भरी अदालत में एक बयान दिया है कि वो हथियार इन्होंने महेश को बेचा था। और वो साइकियाट्रिस्ट जिसकी मदद से किरण महेश का इलाज करवाती आई है बिना उससे बताए, वो इस वक्त अदालत में मौजूद है। अपने पति को बचाने के लिए आपने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। उसकी सजा को अपने सर ले लिया। क्या आपको नहीं लगता आपने गलत किया? मिस्टर केशव पंडित ने इस अदालत को गलत फैसला लेने से बचा लिया है। जिस शिद्दत से इन्होंने इस केस की पड़ताल की है, उसके लिए अदालत इनकी शुक्रगुजार है। और नई जांच पड़ताल के आधार पर यह अदालत मिसेस किरण शर्मा को बाइज्जत रिहा करती है। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम महेश को अपराधी घोषित करती है और मिसेस डिसूजा के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। To be hanged till death. ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। केशव भैया केस सुलझाने के बाद भी इतना परेशान क्यों है? काश आप मुझसे बात कर पाती मिसेस डिसूजा। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस सॉल्व होने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ तो है जो मेरी नज़रों से बचा हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि एक आप ही हैं जो सब सच जानती हैं। ना हम दवाई लेने जाते और ना ही केशव भैया वो बगल की दुकान पे कैमरा देखते और ना ही ये भेद खुलता। हाँ? इसे कहते हैं मंगल का दंगल। मंगल, एक काम कर। हाँ। पेंटर को बुला और बाहर का बोर्ड चेंज करा दे। पर हमें अपना नाम नहीं चाहिए ना वो बोर्ड। हमारा नाम नहीं, केशव पंडित एंड कंपनी चेंज करके केशव पंडित लॉज करवा दे। और हाँ, ये भी लिखाना कि यहाँ चादरें रोज बदली जाती हैं। पर केशव भैया हम तो पूरा दिन बैल की तरह यहाँ बैठा रहेगा क्या? मंगल, जा यहाँ से। चल छोटू, चाय बना केशव भैया के लिए। तुमने ये केस सिर्फ अंदाजे से सॉल्व नहीं किया है। महेश ने जो भी किया था ना, वो सब कुछ कोर्ट में साबित हो चुका है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है? ये मर्डर वाले दिन की टेप है ना? हाँ। 2:05। ये अलका यहाँ क्या कर रही है? ये तो किरण की दोस्त है।
तुमने खुद भरी अदालत में पूरे सबूतों के साथ ये साबित किया है कि महेश ही असली खूनी है। अब तुम केस को फिर से रिओपन कराना चाहते हो? कानून को मजाक समझ रखा है तुमने? नहीं सर, लेकिन कोई तो है जो कानून का मजाक बनाना चाहता है और मैं उसे रोकना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए सर, जो मैं कह रहा हूँ मैं कोर्ट में साबित करके दिखाऊंगा। मिस्टर डिसूजा, अदालत को यह बताइए कि आपके पत्नी की नींद कैसी थी। मेरा कहने का मतलब है कि नौकरों से पूछताछ करने के बाद हमें पता चला है कि खराटे लेने के बावजूद भी उनकी नींद इतनी कमजोर थी, हल्की सी आहट पाकर भी वो चौंक कर उठ जाती थी। नौकरों ने हमें यह भी बताया है कि जब वो कमरे में सोया करती थी तो उसके आसपास किसी को फटकने की इजाजत भी नहीं थी। क्या यह बात सही है मिस्टर डिसूजा? जी सर, सही बात है। जज साहब, इनकी पत्नी की नींद से इस केस का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जज साहब, क्योंकि जब महेश ने उन पे हमला किया तब वो सो रही थी। महेश, तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम हमला करने के इरादे से उनके कमरे में गए तो क्या वो खराटे ले रही थी? नहीं, वो बिल्कुल शांत चुपचाप सो रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, वो एकदम शांत चुपचाप सो रही थी। महेश, जरा गौर से सोच के बताओ, तुम्हारे कमरे में अंदर आने की आहट से क्या वो चौंकी, उठ गई, करवट बदली? नहीं, बिल्कुल गहरी नींद सो रही थी वो। जज साहब, वो शायद पहले ही मर चुकी थी। मैं अपने काबिल दोस्त को यह याद दिलाना चाहूंगा कि अदालत में केस शायद पर नहीं चलता। शुक्रिया मेरे दोस्त, सबूत है मेरे पास। मिस्टर डिसूजा, एक बात बताइए कि आपको कोई भी किस्म की सीरियस बीमारी तो नहीं? नो, आई एम फिट एंड फाइन सर। जरा सोच समझ के जवाब दीजिए मिस्टर डिसूजा। वकील साहब, आप वकील होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं? जी मैं नहीं, लेकिन जो डॉक्टर है उनका कुछ और ही कहना है। जज साहब, गौर से देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन को। इस प्रिस्क्रिप्शन पे मिस्टर डिसूजा का नाम लिखा गया है और इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इन्हें कैंसर है। अजीब बात है ना, कैंसर आपको है और मर इनकी पत्नी गई। जज साहब, अब मैं उस इंसान को अदालत में पेश करना चाहूंगा जिन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, और वो है डॉक्टर चड्डा। इजाजत है। कमाल की बात है डॉक्टर साहब, मिसेस डिसूजा का पोस्टमार्टम भी आपने किया और मिस्टर डिसूजा का कैंसर जो उनके मुताबिक उन्हें नहीं है, उसका इलाज भी आप ही कर रहे हैं। एक मिनट वकील साहब, मिस्टर डिसूजा को कोई कैंसर नहीं है और आपके हाथ में ये झूठा प्रेस्क्रिप्शन कहां से आया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस समय मिसेस डिसूजा की बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई उस समय हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी। आप कैसे जानते हैं कि इन्हें कैंसर नहीं है? क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? जज साहब, मैं अदालत का और वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा। अब हम अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहेंगे। इजाजत है। जज साहब, ये वीडियो 14 फरवरी दोपहर 2 बजे का है, यानी कि मर्डर वाले दिन का। जो प्रिस्क्रिप्शन आपको अलका के हाथ में नजर आ रही है वही प्रिस्क्रिप्शन हमने अदालत के सामने पेश करी। मेडिकल शॉप से जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला है कि टेरनॉल नाम की यह दवा सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए की जाती है। अगर इसका ओवरडोज किसी आम इंसान को दे दिया जाए तो उसका लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है, और ये मौत एकदम नेचुरल लगती है। अफसोस की बात यह है जज साहब की जिस दवाई का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए की जाती उसी दवाई का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए किया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार डॉक्टर चड्डा है। बकवास है जज साहब, बकवास। ये सारी बातें मुझे फंसाने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी मौत सिर पे गोली लगने की वजह से हुई थी। बात कंफर्म करने वाले भी आप ही हैं। आप एक सीनियर और रेपुटेड डॉक्टर के ऊपर बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो कब्र से मिसेस डिसूजा की लाश निकलवा कर दोबारा पोस्टमार्टम करा लीजिए। मंगल, जज साहब, ये डेड बॉडी मिसेस डिसूजा की है जो आज अदालत में इंसाफ मांग रही है, जो चीख कर आपसे सिर्फ एक ही बात कह रही है कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए। जज साहब, सच्चाई सामने आ जाएगी कि इनकी मौत टेनालॉल से हुई थी, गोली लगने से। यहाँ डॉक्टर साहब ने। जज साहब, ये खून मैंने नहीं बल्कि डिसूजा और उनकी सेक्रेटरी अलका ने मिलकर किया है। डिसूजा अपनी सेक्रेटरी अलका के साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुझे टेलिनॉल प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा। और जज साहब, टेलिनॉल एक ऐसी दवा है जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। इन्होंने मुझे पैसों से खरीद लिया ताकि इनकी बीबी की मौत के बाद मैं पोस्टमार्टम में सुसाइड दिखा सकूं। ये झूठ बोल रहा है सर, सब मिले हुए, सब मिले हुए। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर, सब झूठ बोल रहे हैं सर। और ये डेड बॉडी जास्मिन की नहीं है। ये डेड बॉडी जास्मिन की है सर। नहीं हो सकती जास्मिन, क्यों नहीं हो सकती? मैं जता चुका हूं उसी बॉडी को, उसी बॉडी को। सच कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच कह रहे हैं जज साहब, ये बॉडी जैस्मिन की नहीं है बल्कि मेडिकल कॉलेज से मांगी गई एक डमी बॉडी।
जैस्मीन की बॉडी को तो ये पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं ताकि आखिरी सबूत भी मिट जाए। मैं माफी चाहता हूं जज साहब। कोर्ट के सामने सच लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। सच तो यह है कि डॉक्टर साहब, मिसेस डिसूजा और अलका ने मिलकर जैस्मीन को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। बाय चांस महेश की एंट्री हो गई और वो एक डेड बॉडी पे गोली चलाकर बेवजह इस केस में फंस गया। अलका का सरकारी गवाह होना भी एक झूठ था ताकि डॉक्टर साहब अपना सच कबूल कर सके। मैं बस इतना कहना चाहता हूं जज साहब कि डॉक्टर साहब, मिस्टर डिसूजा और अलका, ये तीनों मिसेस डिसूजा के कत्ल के बराबर के जिम्मेदार हैं। जज साहब, इस कत्ल का एक ही कारण है, वो है डिसूजा और अलका के नाजायज संबंध। वो जास्मीन को रास्ते से हटाए बिना एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। इन दोनों मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जज साहब। कहाँ जा रहे हैं डिसूजा भैया? जज साहब का फैसला अभी बाकी है। चल! कोर्ट ने तुम्हारी दिमागी हालत को देखते हुए तुम्हें बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन तुम्हारी असली लड़ाई अब शुरू होती है अपने बीमारी से लड़ने के लिए। इसे दवाइयों से ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि अगली बार केशव पंडित नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। सारा लिख दो, केस सॉल्व। लेकिन केशव, तुम्हें शक कैसे हुआ? पहला शक, मैंने डिसूजा के शर्ट पे लिपस्टिक के मार्क्स देखे। मैंने सोचा कि मिसेस डिसूजा का तो कत्ल हो चुका है और भूत लिपस्टिक नहीं लगाते। दूसरा शक ग्रेवयार्ड में हुआ जब मैंने देखा कि उनकी लाश गायब है। और तीसरे शक में मंगल ने मेरा साथ दिया। इसने तुम्हारा साथ कैसे दिया? जब वो सीसीटीवी कैमरा की टेप्स देख रहा था तो मुझे यकीन हो गया कि अलका और डिसूजा में कुछ तो चक्कर है। अचकुच कीजिए, थोड़ा हमको अचकुच कीजिए। केशव भैया, वो लास्ट वाली लाइन जरा दोबारा रिपीट कीजिए। वो कहा है क्या कुछ लोगों का कानपुर में डिफेक्ट है? थैंक यू केशव, एक बेगुनाह को मेरे हाथों फंसने से बचाने के लिए। थैंक यू सर, एक बेगुनाह को बचाने में मेरी मदद करने के लिए। जब भी तुमसे मिलता हूँ केशव, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे किसी अपने से मिल रहा हूँ, जैसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ तुम्हें, बस पहचान नहीं पा रहा हूँ। कोशिश भी मत कीजिएगा सर। वो कहते हैं ना, पुलिस वालों से जान पहचान अच्छी नहीं होती। मेरे बारे में भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं लोग।